हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इग्नू के MPS 004 मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस MPS उसके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की ये नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इन्हीं में से आई एम श्योर, मैं 90% श्योर हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आप सभी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आपका पूरा पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलेगा, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या आंसर किस तरीके से लिखना है यह भी आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, इस पूरी की पूरी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और इस वीडियो का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है बुक का नाम भी तुलनात्मक राजनीति है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए और राजनीतिक शास्त्र में एक उपविभाग जैसे किस तरीके से इसके उद्भव हुआ है इसका विश्लेषण कीजिए। तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताना है कि किस तरीके से, पहली बात तो यह है क्या इसको परिभाषित करना है कि अलग अलग विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को किस तरीके से परिभाषित किया है, और दूसरी बात कि ये राजनीतिक शास्त्र को, पॉलिटिकल साइंस को, सिविक्स को किस तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में हमें उसकी जानकारी देता है। तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो आप सभी को पता है जो कंपैरेटिव है, जब हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं तो जो भी बेसिक सा हमें अंतर दिखाई देता है, जैसे इसके अंदर हम दल्य पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम किसी देश की ब्यूरोक्रेसी यानी कार्यपालिका है, नौकरशाही है वहाँ की, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें वहाँ की राजनीतिक बोध का पता चलता है, राजनीतिक विचारों का पता चलता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है मार्क्सवादी सिद्धांत के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति को बताइए। तो इस टॉपिक पे पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनी हुई है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे है, तो आप सभी को पता है मार्क्सवाद जो है वो क्या बताते हैं, वर्ग संघर्ष को बताते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि राज्य एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, और राज्य की उत्पत्ति की बात भी करता है, शासन की बात भी करते हैं, तो वो मजदूरों की तानाशाही की बात करते हैं और साम्यवादी शासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो आपको इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपसे मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाह के सिद्धांतों को या तो डायरेक्टली पूछेगा या इनडायरेक्टली। तो आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक्सप्लेन करते हुए पहले ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से, और इसके बाद में इसकी कुछ कमियां भी बताई है कि नौकरशाही में किस तरीके से कमियां होती है, किस तरीके से एक ही व्यक्ति पूरी की पूरी शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखता है, और निर्णय निर्धारण में किस तरीके से तानाशाही व्यवस्था भी देखने को मिलती है, कई बार बहुत ज़्यादा लेट भी होता है। तो ऐसी कई सारी आलोचनाएं जो मैक्स वेबर करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई विकासशील समाज में नौकरशाही की भूमिका। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपको विकासशील समाज में यानी ऐसे देशों में, जैसे भारत जैसा देश है, चीन जैसा देश है, ब्राज़ील जैसा देश है, तो इन देशों में वहाँ की नौकरशाही किस प्रकार से कार्यरत है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा है कि भाई ईस्टर्न का सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत, इसका वर्णन करें। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बार बार ही रिपीट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना कि भाई ईस्टर्न का सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत क्या है क्या नहीं। अगला है सिस्टम अप्रोच। अगला क्या है, सिस्टम अप्रोच की उत्पत्ति और उसके झुकाव के बारे में। ये क्वेश्चन भी आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ज़रूर जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक राज्यों में गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, आपको इसके बारे में बताना है। तो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, आप लोगों को यह बताना है कि भाई गांधी के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए। तो आप सभी को पता है गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। वो कहते हैं सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में बटी होनी चाहिए, किसी एक जगह सत्ता का केंद्रित ना हो, ताकि ज़्यादातर लोग जो है वो शासन में भूमिका निभा सकें, और वे स्वशासन या स्वराज की बात करते हैं, आत्मशासन की बात करते हैं। तो ऐसे पॉइंटों को आपको उन क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए संघवाद, फेडरल और उसके लक्षण के बारे में बताना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और संघवाद में आपको पता है कई सारे लक्षण होते हैं। 2 स्तर पे शासन होता है,
दूसरी बात लिखित संविधान होता है इसके अंदर। अगली बात करें तो न्यायपालिका है, वो सेपरेटली नियमों का अच्छे तरीके से बंटवारा होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कल्पना कीजिए कि आप आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार आता है और इजीली आपको इसमें अच्छा स्कोरिंग भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हित समूह और दबाव समूह का वर्णन कीजिए, है ना। दोनों एक ही बात है, हित समूह या दबाव समूह। पहली बात तो दबाव समूह कहते किसको है, पहले आप इसको समझिए। दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो मनुष्य की, ह्यूमंस की, समाज की कल्याण की, मनुष्य की हेल्प के लिए कार्य करता है। परंतु एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो दबाव समूह है इसका पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं होता। पॉलिटिकली इंटरेस्ट ना होने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आप लोगों के हित के लिए कार्य करती है, परंतु उनका लीगल इंटरेस्ट होता है कि भाई वो सत्ता में आना चाहती है। और दबाव समूह जो होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो जनता की भलाई तो करती है परंतु इसमें इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है निर्जातीय का क्या अर्थ है। निर्जातीय, पहली बात तो आपको पता है निर्जातीय संजातीय जो भी आ जाए आपका सेम क्वेश्चन है, और इसके मूल लक्षण को बारे में बताना है। तो निर्जातीय वो लोग होते हैं जो पहली बात तो कम संख्या में होते हैं और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने जो भी ट्रेडिशनल वे में कल्चर्स है उसको फॉलो करने की बात करती है। तो इसके क्या क्या लक्षण है इसके बारे में आप लोगों को बतानी है, क्या क्या बातें होती है, इनकी परंपरा, इनका पहनावा और इनका जो रहन सहन है या इनकी जो जीवन जीविका आएगी वो भी हमारे निर्जातीय के अर्थ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई नागरिक समाज की संकल्पना पर ग्रामसी के विचार। तो भाई ये बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों ने पसंद करी है और इस पर मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट आंसर लिख सकता था उतना बेस्ट आंसर मैंने आप लोगों को लिख के समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है और आप MPS 004 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये ग्रामसी, लैलिन और इसके अलावा फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये तीन चीज़ ऐसी है इनके बारे में क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आप लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगला आप लोगों से पूछा गया है राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक संविदा सिद्धांत को बताइए। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत है क्या, पहली बात तो ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसे इंग्लिश में जरूर पढ़ ले, क्योंकि इंग्लिश में घुमा के नहीं पूछा जाता। अब आपको यहाँ पर संविदा का मतलब ही नहीं पता, इसका मतलब है राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताना है। तो राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है, पहला आप लोगों के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, अपलोडेड है, आप इसको देखिए, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत, जो कि ऊपर भी क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने, तो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है ये 3 सिद्धांत तो आप जरूर करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है निर्जातीयता, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के निर्माण के प्रभाव को बताना है। सबसे पहली बात तो निर्जातीय राष्ट्रवाद क्या है। निर्जातीय का क्वेश्चन ऊपर भी आया, जिसमें आपने समझ गए निर्जातीय ऐसे लोग जो कि कम संख्या में होते हैं और ऐसी जगहों पर रहते हैं जो अपने ट्रेडिशनली वे में रह रहे होते हैं, और साथ ही साथ जिन्हें समाज में दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए इनका क्या प्रभाव है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा भी है, क्योंकि आज भी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर या अपनी पहनावा, अपना उड़ावा उसी तरीके से ही रहना चाहते हैं। और राष्ट्र निर्माण का मतलब है एकता, क्योंकि अलग अलग निर्जातियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। अगर ऐसे हम सबको बांटने लग जाएंगे तो पूरा देश कभी भी संगठित नहीं हो पाएगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दलीय और बहुदलीय व्यवस्था पर मत प्रकट कीजिए। तो आपको बताएं 2 दलीय व्यवस्था में ऐसे देश जहाँ पर 2 दल होते हैं, जैसे अमेरिका, कहने के लिए ब्रिटेन बहुदलीय व्यवस्था है, परंतु अगर हम लंबे इतिहास को देखें तो 2 ही पार्टी ऐसी है जिसको बहुमत मिलता है, या तो कंजर्वेटिव पार्टी या फिर लेबर पार्टी। इसके अलावा बहुदलीय शासन व्यवस्था की अपनी खूबसूरती है। इसकी क्या खूबसूरती है कि वहाँ पर एक ही समय पर अलग अलग पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष करती है, अलग अलग पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष करती है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था के ऊपर आधारित है। इस पर आपको अपने मत प्रकट करना है और इसकी कमियों के बारे में भी आप लोगों को बताना है, दोनों की कमियां क्या है और दोनों की खासियतें क्या है। तो इन दोनों को बताइए, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। बहुदलीय व्यवस्था की बात करें तो भैया इसमें विपक्ष जो है बहुत मजबूत होता है, और सत्ता कोई भी अगर निर्णय लेती है, शासन अगर कोई भी निर्णय लेती है तो अधिकतम लोगों की उसमें सहमति होती है, जो अधिकतम लोगों को सुख प्रदान करती है। 2 दलीय व्यवस्था में क्या होता है, अगर दोनों दल अच्छे ढंग से काम न करें तो शासन का हो गया बेड़ा गर्क। आप लोगों को ये समझना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको निर्भरता के सिद्धांत की आलोचना करनी है। पहली बात तो निर्भरता का सिद्धांत है क्या, आपने इंटरनेशनल रिलेशन में या तो आपने अंडर गुंडर फ्रैंक या अंद्रे गुंडर फ्रैंक जिसको बोला जाता है, या फिर आपने वॉलस्टीन का
सिद्धांत जरूर पढ़ लिया होगा, तो उसी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, आप उसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मार्क्सवादी अप्रोच है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, आपको इसके बारे में इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति क्या है, जैसा कि ऊपर में पूछा गया था, और इसके क्रमतर विकास का विश्लेषण करना है, किस तरीके से तुलनात्मक राजनीति जो है इसके अध्ययन का विकास हुआ। अगला है डेविड ईस्टन का जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, डेविड ईस्टन के। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको भी प्रिपेयर करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो तुलनात्मक राजनीति के कई सारे महत्व हैं। तुलनात्मक राजनीति का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। हमारे देश की शासन व्यवस्था में क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, और कितना हमारे यहाँ पर निर्णय किस हद तक प्रभावित होता है, ये सब चीज़ें हमें दूसरे देशों के कंपैरिजन से हमें पता चलता है। तो उस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके जरूर जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, ऊपर भी आप लोगों ने देखा था, तो इस क्वेश्चन को आप मत करना, ऊपर आपको बताया जा चुका है। अगला है नागरिक समाज और राज्य के मध्य आपको आलोचना करना है कि भाई नागरिक समाज और राज्य के बीच में, नागरिक समाज पता है वो संस्थाएं होती है, ऐसे दबाव समूह होते हैं जो जनता के हित के लिए कार्य करती है, और राज्यों के बीच में कई बार इनके संघर्ष बढ़ जाते हैं, और संघर्ष बढ़ने की वजह से समाज में असंतोष बढ़ने लगता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। तो राज्य के हिसाब से नागरिक समाज कई हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो जन कल्याण के कार्य है वो सरकार खुद ही करती है, तो नागरिक समाज की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस संदर्भ में आपको ये उत्तर लिखना है और आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर आप लोगों को क्या बताना है, क्वेश्चन राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप। तो राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों को वर्णन करना है। आपको पता है राष्ट्रवाद, पहली बात पता होनी चाहिए क्या होता है, कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है आपके अपने देश के प्रति समर्पण, तन से, मन से, धन से, जिस भी तरीके से आप सब अपने राष्ट्र की मजबूती या राष्ट्र को एक संगठित कर सकते हो, इसके लिए इसके विभिन्न रूपों को आपको वर्णन करना है। अगला है साम्राज्यवाद पर लेनिन के विचार, इम्पीरियलिज्म के बारे में। तो इसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, पर्यावरण और विकास पर बहस की मुख्य मुद्दों को बताइए। क्या कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पर्यावरण और विकास की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट यूनिट से आप लोगों के लिए, संविधानवाद क्या है और संविधान और सरकार लोकतंत्र की संकल्पना के बीच में किस प्रकार विरोधी है या पूरक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। संविधानवाद क्या है, संविधानवाद हमारे लिए क्यों जरूरी है, सरकार के लिए क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बार बार ही पूछा जाता है। अगला है राज्य के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो राज्य के आंतरिक कार्यों पर वैश्वीकरण के कई सारे प्रभाव है। आज अच्छा प्रभाव भी है, बुरा प्रभाव भी है। अच्छा प्रभाव यह है कि देश की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। बुरा प्रभाव यह है कि भाई देश सीमित होता जा रहा है, जन कल्याण के कार्य, रोजगार के कार्य, या फिर हम कह सकते हैं सरकार सिर्फ संविधान, शासन, संसद तक सीमित हो रही है। ये सारे कार्य भूमंडलीकरण के कारण हमें निजी कंपनियों को सौंपना पड़ रहा है। अगला है आलमंड के फ्रेमवर्क्स, लक्षण और उसकी प्रासंगिकता और इसकी आलोचना भी करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आलमंड के जो फ्रेमवर्क यानी ढांचे का जो सिद्धांत है, इसके बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस यही थी आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। हमें अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ेंगे। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप इस तरीके से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये हमारा आप लोगों के लिए कांटेक्ट नंबर है। तो आप व्हाट्सएप पे या जिस भी तरीके से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।